इसमें हेलो। चलो, तो वॉल्स का टाइप्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखने वाला हूँ, उसमें आपको एरर फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो मैं अब फिर से स्टार्ट करूंगा। आपको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, इसमें बी डू हैव, यहाँ पर सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस है आई वॉज अ डॉक्टर। वुड डैड ही वर्ड इन माई शूज, आई एम he was about to bus when he slept। चलो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है, आप इसको आप बी वाले को ही फॉर्मेट में, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में मैंने 3 लिखा था, बी डू हैव, तो बी के अकॉर्डिंग, बी के कंसेप्ट में मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखाया हो। आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेंटेंस, which सेंटेंस आर राइट, इज राइट, एंड which सेंटेंस इज रॉन्ग। कौन सा सेंटेंस राइट है और कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। अगर रॉन्ग है तो वो क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, आई वॉज अ डॉक्टर, ये सही है या गलत है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिखा है, आई वॉज अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर थे। हो सकता है आप आपने रिटायर कर गया हो, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। बट सेकेंड सेंटेंस क्या है, आई विश आई वॉज अ डॉक्टर, ये सेंटेंस सही है या गलत है। अगर मैं इस सेंटेंसेस की बात करूं तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है।
अब गलत क्यों है? क्योंकि आई विश मतलब क्या होता है? काश, और काश मीन्स इट मीन्स इमेजिनरी सेंटेंस। काश में डॉक्टर होता, इसका मतलब ये हुआ काश में डॉक्टर होता। क्या ये डॉक्टर होना अब पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इमेजिनेशन फ्यूचर का करते हो देन मे बी पॉसिबल हो भी सकता है, लेकिन अगर आप पास्ट का ये इमेजिनेशन करते हो देन हाउ कैन इट पॉसिबल? ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप पास्ट में नहीं जा सकते हो। ऐसा एक और सेंटेंस है ना कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड लाइक टू फ्लाई इन द स्काई। आपने सुना होगा यदि मैं पंछी होता तो मैं आकाश में उड़ना पसंद करता। क्या ये इमेजिनेशन पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो जो इमेजिनेशन पॉसिबल नहीं है आप उसको वॉच नहीं लगा सकते हो। आपको ये हमेशा याद रखना कि अगर पास्ट इमेजिनेशन हो तो वहां पर हमेशा और हमेशा क्या आ जाएगा? वॉच की जगह वर आ जाएगा। I wish I were a doctor, काश में डॉक्टर होता। फर्स्ट एरर यहाँ से क्या निकल गया? तो was की जगह क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। सेकंड क्या है? Would that he were in my suit, काश वो मेरे जूते के अंदर होता। तो ये भी क्या है? पॉसिबल है? नहीं है। कैसा सेंटेंस है? तो पास्ट इमेजिनेशन सेंटेंस है जो कि अनफुलफिलमेंट है, ये फुलफिल हो ही नहीं सकता है। तो आप इसमें क्या लिखोगे? ही वर इन माई शूज है, जो कि वॉज की जगह वर आया है, तो ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है। आई एम गोइंग टू लीव फॉर द स्टेशन नाउ, उसके बाद से गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच, he was about to board the bus when he slipped। ये जो तीनों टाइप्स है, तीनों सेंटेंस है, जिसमें क्या है? बी प्लस गोइंग प्लस टू, या फिर उसके बाद क्या है? बीइंग प्लस टू प्लस V1, अबाउट टू प्लस V1। ये तीनों टाइप्स का है। यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा देखने को मिला है कि टू के साथ क्या आया है? V1 फॉर्म आया है। यहाँ पे भी देखो 2 प्लस V1, 2 प्लस V1। आपको यहाँ से एरर दे सकता है कि आई एम गोइंग टू, वहां पर वो क्या एरर दे देगा? लीव की जगह लेफ्ट लिख देगा, या डिलीवर की जगह डिलीवर्ड लिख देगा, या वॉर्डेड की जगह आपको वॉर्डेड लिख देगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर इस टाइप का सेंटेंस हो देन 2 प्लस V1 हमेशा इन्फिनेटिव कहलाता है, और वो 2 के बाद हमेशा V1 का ही यूज होता है। V2 एंड V3 आप यूज नहीं कर सकते। अगर मैं इसी को अगर मैं स्ट्रक्चर बेस में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूं इन तीनों सेंटेंस, लास्ट का 3 सेंटेंस था उसके लिए कि पहला क्या था? B प्लस 2 प्लस V1, और V1 किस फॉर्म में? तो बेस फॉर्म में। उसके बाद सेकेंड क्या था? B प्लस गोइंग प्लस, या गोइंग टू प्लस V1 बेस फॉर्म, B प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब बेस फॉर्म। अगर देखो B के साथ 2 आया है तो V1 से आएगा। B प्लस गोइंग आया है, उसके बावजूद भी 2 आया है तो भी क्या लगेगा? V1 फॉर्म से लेगा। B प्लस अबाउट 2 आया है, अबाउट टू मतलब क्या है? ही इज अबाउट टू लीव नाउ, वो अभी क्या है? जान छोड़ने ही वाला है। अबाउट टू गोइंग में ही इज गोइंग टू डिलीवर स्पीच, मतलब वो अभी स्पीच देने ही वाला है, देने जाने ही वाला है। मतलब ये क्या है? तो आपको नियरेस्ट फ्यूचर को दर्शाता है, तो हमेशा क्या आ जाएगा? वर्ब का बेस फॉर्म ही आएगा। अगर उतना भी नहीं याद रखना है तो सिर्फ ये याद रखो ना कि 2 प्लस V1 ही होता है। तो कभी भी 2 के बाद वर्ब आए तो हमेशा V1 फॉर्म में ही। ये आपका था बी फॉर्म। बी जो है ना, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स का जो बी था, वहां से इतने टाइप्स का क्वेश्चन आ जाएगा आपको। एक तो होगा इमेजिनेशन बेस, और 3 इसके बेस से आते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स का सेकेंड क्या था? डू। अब डू के बेस पे क्वेश्चन देखो, तो डू का V1 फॉर्म्स डू, V2 फॉर्म्स डिड,
with three forms done, V4, doing, V5, does. तो डू एंड डज का यूज कहाँ पे होता है? आई होप आप लोगों को पता ही होगा। डू किसके साथ यूज होता है? तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डू एंड डज किसके साथ आते हैं? तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ही, सी, इट, नेम, सभी के साथ क्या आते हैं? तो डज आएगा, क्योंकि ये सारे सिंगुलर है। और दे, वी, इसके साथ यू क्या आ जाएगा? तो डू का यूज होगा। लेकिन और दूसरा ये भी देखो कि अगर आप टेंस की बात करो तो टेंस में डू का फॉर्म्स का यूज कहाँ पे होता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आप नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हो तो क्या होता है? सब्जेक्ट्स प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट्स। और एक और जगह यूज होता है इसको, अगर इंट्रोगेटिव बनाओ तो डू डज प्लस सब्जेक्ट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट्स। तो डू डज का यूज यहां तक होता है प्रेजेंट में, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। अब इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स देखो। मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, आई डू नॉट डू एनी वर्क। सेकंड, आई डिड मेड अ मिस्टेक। उसके बाद लिखो, I work as hard as she does। और सेकंड लिखो, the second pigeons flew as soon as। यहाँ पर क्या होगा? ये मैंने 4 सेंटेंस लिखा है। आई डू नॉट डू एनी वर्क। इस सेंटेंस में एरर क्या है? आई के सब्जेक्ट से ये डू हेल्पिंग वर्ब्स है या मेन वर्ब्स है? तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नोट ऐड करना पड़ेगा। तो नोट जो आएगा वो हमेशा कहाँ पे आएगा? हेल्पिंग वर्ब्स के बाद ही आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस में देखो तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? डू है, इसके साथ क्या आया है? नोट आया है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर कोई सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है तो आप एक चीज सिर्फ याद रखना, क्या करना होगा? तो हेल्पिंग वर्ब्स को आपको सब्जेक्ट से पहले रखना होगा। किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है तो वो 100% सेंटेंस कैसा होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट है वो 100% किसमें होगा? नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो आई डू नॉट डू, ये जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब्स है या मेन वर्ब्स है? यहाँ पर देखो एक बार हेल्पिंग वर्ब्स आ गया है, ये डू क्या है? मेन वर्ब्स है। किस फॉर्म में है? तो V1 फॉर्म्स में है। सब्जेक्ट्स प्लस डू डज प्लस नोट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो स्ट्रक्चर होता है ना प्रेजेंट से इंडेफिनिट टेंस का। इन नेगेटिव स्ट्रक्चर तो यही बनते हैं, सब्जेक्ट्स प्लस डू डज प्लस नोट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स ये है, डू डज ये रहा, डू प्लस नोट प्लस V1 डू प्लस ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्या है? एनी वर्ड्स। ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए दिया था। आई डिड मेक अ मिस्टेक, इस सेंटेंस में क्या एरर है? आई डिड, अब यहाँ पे देखो डू का डिड कब बनता है? जब उसको आप पास्ट में यूज करते हो। डू डज डिड डन डूइंग, डिड कब होते हैं? पास्ट में। और पास्ट में डिड कब आ सकता है? तो
या तो वो नेगेटिव सेंटेंस में आ गया, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट्स प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं उसको नेगेटिव बनाना चाहूँ तब आपका स्ट्रक्चर क्या बनते हैं, सब्जेक्ट्स प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट्स। इंट्रोगेटिव में क्या बनते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि डिड के साथ हमेशा क्या आया है, तो V1 फॉर्म्स आया। और टेंस में कहाँ पे यूज होता है, या तो वो नेगेटिव में यूज होगा या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। लेकिन यहाँ पे तो यार नहीं, तो ये ना तो नेगेटिव है और ना ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहीं से आपको एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने जो टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा है वहां से तो क्वेश्चन आने वाला है नहीं। वो तो एकेडमी को बच्चे को याद रहता है कि इसका स्ट्रक्चर ये होता है। अगर कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आता है तो जहां पे आपकी सोच समाप्त होती है ना, वहां से उसका लेवल स्टार्ट होता है, ऐसे समझो। अगर मैं कहता हूँ कि आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट, सही है, मैं नहीं खाता हूँ। बट अगर मैं कहता हूँ आई डू ईट, तो ये क्या, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि डू और डज का यूज अकॉर्डिंग टू टेंस आप किस में कर सकते हो, या तो नेगेटिव सेंटेंस में या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में। लेकिन ना तो मैं नेगेटिव बोला ना इंटरोगेटिव बोला, मैंने बोला आई डू इट। क्या ये सेंटेंस गलत है? बिल्कुल भी सेंटेंस गलत नहीं है। यहाँ पर जो डू है वो मेन वर्ब्स की तरह मेन वर्ब्स बनकर आया है, और ये ईट पे एम्फेसाइज करने के लिए आया है, जोर डालने के लिए आया है। आप अगर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो तो आप ऐसा कहते हो, मैं खाता ही तो हूँ। आप जो थोड़ा झुंझला कर इंसिस्ट होकर जिससे जोर डालते हो, देन आप डू डज, डू का फॉर्म्स को पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज कर सकते हो। कब? जब आपको वर्ब पे क्या करना हो, इंसिस्ट करना हो, एम्फेसाइज करना हो, उस पे जोर डालना हो। तो यहाँ पे भी क्या है, आई डिड मेड अ मिस्टेक। लेकिन डू डज डिड जब कभी भी आपको एक पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, आप एक चीज हमेशा याद रखना, वो हमेशा अपने साथ क्या आते हैं, V1 फॉर्म से लेता है। तो मेड जो होते हैं वो मेक का V2 फॉर्म से, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेक। आई डिड मेक अ मिस्टेक। समझ में आया? इस सेंटेंस में बात करूं तो आई क्या है, सब्जेक्ट्स है, डिड क्या है, वर्ब है, मेक भी क्या है, वर्ब है, और क्या है, आर्टिकल है, मिस्टेक क्या है। चलो ये थर्ड सेंटेंस देखो, आई वर्क एज हार्ड एज सी। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड नहीं, यहाँ पर क्या करोगे, देखो इस सेंटेंस को थोड़ा गौर से देखना। आई वर्क हैज, मैं काम करता हूँ जितना कि वो काम करती, मैं उतना। आई वर्क एज हार्ड एज सी वर्क्स, होना ये चाहिए, ये होना चाहिए कि मैं जितना काम करती जितना कि वो काम करती है। आई वर्क एज हार्ड एज, एज और एज हमेशा क्या करते हैं, एक कंपैरिजन दर्शाने के लिए इसको यूज किया जाता है। आई वर्क एज हार्ड एज सी वर्क्स। स्पोकन इंग्लिश में इसमें कहीं भी गलती नहीं माना जाता है। स्पोकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव में आप ऐसा लिखते हो तो आपका नेगेटिव मार्किंग तुरंत हो जाएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे आप किसी भी नाउन को रिपीटेशन से बचने के लिए आप क्या करते हो, प्रोनाउंस को यूज करते हो ना। जैसे किसी अगर नाम लेते हो वहां पे क्या लगाते हो, जैसे मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन इज अ हैंडसम बॉय, आप क्या लगाते हो वहां पर, बार बार मोहन के नाम से बचने के लिए आप ही लगाते हो। वैसे ही वर्ब्स का रिपीटेशन से बचने के लिए आप किसको यूज करते हो, तो डू का फॉर्म्स का आप यूज करते हो। लिखना चाहो तो आप लिख लो कि वर्ब्स की रिपीटेशन से बचने के लिए किसके यूज करते हैं, डू के फॉर्म्स के यूज करते हैं। क्या, एक बार दोबारा बता दो किस चीज का यूज करते हैं। डू के फॉर्म्स के। अगर वर्ब्स का बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो उस रिपीटेशन से बचने के लिए हम डू के फॉर्म से, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स मैंने पढ़ा था जिसमें ये डू लिखा था, इस डू के फॉर्म्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पे डू का फॉर्म्स में वर्ब्स की जगह क्या आएगा, क्योंकि सी क्या है, सी के अकॉर्डिंग डू आएगा।
और सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर टेक्स सिंगुलर वर्ब्स, जो जैसा सब्जेक्ट रहेगा वो अपने अकॉर्डिंग ये वर्ब्स लेगा। तो सिंगुलर वर्ब्स चाहिए। डू कैसा वर्ब है? तो डू प्लूरल वर्ब्स है, तो डू का सिंगुलर फॉर्म्स क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है डच। आप ये कह सकते हो आई वर्क एज हार्ड एज सी डच। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, द सेकेंड पिजन फ्लू एज सून एज। यहाँ पे रिपीटेशन किसकी हो रही है? वर्ब्स की या नाउन्स की? नाउन की रिपीटेशन हो रही है या वर्ब्स की? उड़ना का रिपीटेशन हो रहा है या फिर आपको पिजन कबूतर का रिपीटेशन हो रहा है? यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है सेकेंड पिजन की, मतलब यहाँ पर नाउन की रिपीटेशन हो रही है। और नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए आप वन का यूज करते हो। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वर्ब्स के रिपीटेशन से बचने के लिए डू का फॉर्म, एंड नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए किसका फॉर्म्स यूज करते हो? तो वन का फॉर्म्स यूज करते हो। यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द फर्स्ट वन had flown. तो यहाँ पे डन आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर वर्ब्स का भी रिपीटेशन होगा। द फर्स्ट वन हैड डन। वन किसके लिए आया है? ये नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए वन आया है, और फ्लू के जो कि वर्ब्स है इसके रिपीटेशन से बचने के लिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है? तो डू का फॉर्म्स आया है। और यहाँ पे डू का फॉर्म्स में डन क्यों आया है? अकॉर्डिंग टू टेंस हैड क्या है? तो हैड हैव का V3 फॉर्म्स है, जो कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में देखने को मिलता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट्स। तो हैड अपने साथ हमेशा क्या लाता है? V3 फॉर्म्स। इसीलिए यहाँ पर एंड डू का V3 फॉर्म्स क्या होगा? तो डू, डिड एंड डन। इसीलिए हैड के साथ क्या है यहाँ पर? डन। यहाँ तक समझ में आया? आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मैंने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स का बी समझा दिया, डू समझा दिया। अब बचा हैव। इसका यूज आप कहां कहां पे करते हैं? फर्स्ट में बात करूं हैव का, तो अब परफेक्ट टेंस में यूज करते हो हैव का फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस हो। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट्स। और पास्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस हैड। हैड किसका फॉर्म है? तो हैव का ही फॉर्म से। तो आप किस में करते हो? इन एक्टिव वॉइस की बात करूं तो परफेक्ट टेंस में। इसके अलावा हैव का यूज कहां कहां पे होते हैं? तो आप हैव का जो यूज है वो पॉजिटिव वॉइस में भी करते हो, उसके बाद फर्स्ट एक्शन में भी करते हो, उसके बाद आप हैव का यूज खाने की सेंस में भी करते हो, उसके बाद आप इंजॉय के सेंस में भी करते हो। तो इतने सारे जगह हैव का यूज होता है। हैव यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बी डू तो इजी है, बी डू में थोड़ा सा ही टाइप था, हैव में ज्यादा टाइप्स होता है। चलो मैं यहाँ पे पहले लिख के देता हूँ, आई हैव अ car, I have
चलो 4 सेंटेंस ही मैंने लिखा है, इसमें आप एरर ढूंढने की कोशिश करो कहाँ पे एरर है। आई हैव अ कार, या फिर एक और लिख लो, इन दोनों में क्या डिफरेंसेज है और कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। अगर गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, आई एम हैविंग अ कार। सेकंड है आई हैव अ कार, आई एम हैविंग लंच। एंड ऐसे ही आई हैव ड्रीम लास्ट नाइट, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। फर्स्ट सेंटेंस जो है आपको देखने में भी अजीब लगता है कि आई एम हैविंग अ कार, कभी भी नहीं होता है। उसके पीछे ये रीजन है कि हैव अगर आप पोजीशन दर्शाने के लिए उसको यूज करते हो तो वो आईएनजी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमेशा V1 फॉर्म से लेगा। इसीलिए ये सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। पोजीशन के केस में हमेशा ये V1 फॉर्म्स में ही आता है। लेकिन थर्ड सेंटेंस देखो, आई एम हैविंग लंच, इसमें क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसके पीछे रीजन क्या, ये जो हैविंग है, आई एम हैविंग लंच, इसका मतलब क्या हुआ, हैविंग का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हैविंग है इसका मतलब है ईटिंग। आप ईटिंग का यूज हैविंग के सेंस में कह सकते हो, आई एम ईटिंग लंच कह सकते हो, ये लेकिन थोड़ा पुराना मॉडल्स हो गया। अगर आपको एग्जाम में ईटिंग के जगह हैविंग दिया है तो आपको यू हैव टू टेक ऑन हैविंग, आपको हैविंग पे टिक करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, फॉर्मल है। आई एम हैविंग लंच, मैं खाना खा रहा हूँ। आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, यहाँ पर ये सेंटेंस सही है या गलत है। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो अगर हैड को देखकर आपको तुरंत दिमाग क्या होगा किसमें, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में। एंड पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो हैड यहाँ पर आया है तो ड्रीम का V3 क्या होना चाहिए, ड्रीम्ड होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसको ड्रीम को ड्रेम्ट में चेंज कर दोगे और आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है वैसे ही। तो लोग ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पर देखो लास्ट नाइट मतलब पास्ट की बात है, और लास्ट नाइट जिसमें लगा हुआ रहता है वो सिंपल लास्ट, जहां पे लास्ट हो अगो हो, ये सारे के सारे सिंपल पास्ट को इंडिकेट करता है। तो ये जो हैड है ये एक्चुअल में V3 वाले हैड नहीं है, ये क्या है, तो ये है V2, आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, सब्जेक्ट्स प्लस हैड, सब्जेक्ट्स प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट्स। उसके अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल सब सही है, सब्जेक्ट्स प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट्स। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि ये जो हैड है, आप कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि हैड का V2, हैव का V2 एंड V3 फॉर्म्स दोनों के दोनों क्या होता है, हैड ही होता है। कहाँ पे किस V2 यूज किया गया है, कहाँ पे V3 यूज किया गया, आपको ये देखना पड़ेगा। लास्ट सेंटेंस क्या है, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। अभी आप बताओगे, आपने ऊपर वाले सेंटेंस में आई हैड के साथ फर्स्ट फॉर्म रखा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई हैड हैव ब्रेकफास्ट। लेकिन बिल्कुल भी नहीं, ये सेंटेंस भी अपने आप में बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो हैड है ये V3 की तरह यूज हुआ है, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट्स। अगर ये क्या है, सब्जेक्ट हैड है तो हैड के साथ ये क्या आएगा, V3 फॉर्म से आएगा, जो कि ये हैड है। इस हैड का मतलब क्या है, टू ईट। तो खाने के सेंस में हमेशा हैव का फॉर्म का यूज होता है, चाहे वो हैव हो
हैव का फॉर्म्स पे मैंने बोला है, हैव नहीं बोला है। तो अगर हैव्स का फॉर्म बोला तो वो हैविंग भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां तक समझ में आया? चलो उसके बाद कुछ सेंटेंस लिख लो। आई हैव नॉट सीन हिम। सेकंड, आई हैड बीन, ये तो इजी हो जाए। आई हैव टू चलो मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखाया है। आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैव टू वर्क हार्ड, शी हैड टू लीव हर जॉब, आई हैव टू कम एवरी डे। यहाँ पे देखो, आई हैव नॉट सीन हिम अकॉर्डिंग टू टेंस, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हैव आया है और हैव एक्टिव वॉइस में अपने साथ क्या लेते हैं, V3 फॉर्म्स आया है, जिस जो कि सही है, सी सॉ सीन होते हैं। सी का V3 फॉर्म्स क्या होते हैं, सीन होते हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेकेंड है आई हैव टू वर्क हार्ड, क्या ये सेंटेंस सही है? अगर ये सेंटेंस सही भी है, इसका मीनिंग क्या है? आई हैव टू वर्क हार्ड। देखो, जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था कि डू का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में भी एम्फेसाइज करने के लिए आता है, यहाँ पे भी हैव का यूज जो होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस में अगर कहते हैं उसके बाद 2 + V1 इंफिनिटिव आता है, वहां पे भी एम्फेसाइज करने के लिए, या फिर आप ऐसे कह सकते हो ना कि आपको कोई काम करना पड़ता है। आई हैव टू वर्क हार्ड, आप चाहते नहीं हो लेकिन आपको करना पड़ता है। आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। उस सेंस में आप आई हैव के साथ 2 + V1 लगा सकते हो। शी हैड टू लीव हर जॉब, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सी के साथ क्या आया, हैड आया है, और हैड देकर आप इसको लेफ्ट मत बना देना, क्योंकि इसके पहले क्या आया है, टू आया है। और मैंने पहले ही बता दिया है नॉन फाइनाइट वर्ब्स में कि अगर 2 + V1 आया है वो हमेशा इन्फिनिटिव कहलाता है, और 2 के साथ वर्ब्स जो होते हैं वो हमेशा V1 फॉर्म से आते हैं। तो अगर आपका स्ट्रक्चर नहीं भी पता है तो 2 आया है तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। आई हैव टू कम एवरी डे, कहते हो ना कि मुझे यहाँ रोज आना पड़ता है। तो हैव का यूज कहाँ कहाँ हुआ है, तो हैव का यूज आपको एक्टिव वॉइस में हुआ है, जहाँ पे परफेक्ट सेंस में हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो। सेकंड, आपको खाने के सेंस में भी हैव का यूज करते हो। थर्ड, एंजॉय के सेंस में भी आप हैव का यूज करते हो, कहते हो ना हैविंग फन वरो, तो एंजॉय के सेंस में भी आप हैव का फॉर्म्स का आप यूज करते हो। उसके बाद आप पॉजिटिव वर्ब्स में भी यूज करते हो, पॉजिटिव वर्ब्स आप वर्ब एडवांस में पढ़ोगे। उसके बाद आप फर्स्ट एक्शन के लिए भी हैव के साथ हैव के फॉर्म्स का यूज करते हो। यहाँ तक समझ में आया? और पैसिव वॉइस में भी तो ऑफकोर्स होता ही है हैव का यूज। नेक्स्ट, तो यहाँ से आपको बी डू हैव आई होप कंप्लीट हो गया, तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कंप्लीट हो गया। मोडाल्स एक अलग चैप्टर है, उसको स्टार्ट में कराऊंगा किसी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है। मोडाल्स अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। अब मैं ये जो मेन वर्ब्स पे चलूंगा, हेल्पिंग वर्ब्स तो आप आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। मेन वर्ब्स में आपको नेक्स्ट क्लास में मेन वर्ब स्टार्ट कराऊंगा, जिसमें आपको कंफ्यूजिंग वर्ब्स, आपको मोस्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आता है वो है कंफ्यूजिंग वर्ब्स।
जैसे अगर मैं कहता हूँ एडवाइस और एडवाइस में अंतर क्या है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस में अंतर क्या है, स्पेलिंग में थोड़ा सा में ये डिफरेंट होगा लेकिन प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होगा। PRACTISE प्रैक्टिस, PRACTISE प्रैक्टिस, ADVICE एडवाइस। देखो सी और एस का अंतर है लेकिन मीनिंग में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने सुना होगा हैंग, या फिर आपने ये सुना होगा कि राइज, रोज, राइजन। राइज का अगर मैं वर्क फॉर्म्स बोलूं तो राइज, रोज, राइजन, राइजिंग हो तो राइजिंग। V4 एंड V5 तो सबको पता ही रहता है। जो मेन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो V2 एंड V3 से। लेकिन अगर मैं उसी को रेज बना दूं, रेज, रेज्ड, रेज्ड, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, बिल्कुल अलग होता है। राइज मीन्स क्या होता है, जागना, ऊपर उठना, तरक्की करना। जबकि रेज मीन्स क्या हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन देखो थोड़ा बहुत अंतर है। रेज मीन्स क्या होते हैं, मुद्दे उठाना। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है, अगर आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस आप बोलते हो ये स्पोकन इंग्लिश में सही होता है लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में ये सही नहीं होता है। मैं कह सकता हूँ इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, बट आप नहीं कह सकते हो कि आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। आप कह सकते हो आई वांट टू रेज अ क्वेश्चन, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है या तो एक मुद्दा उठाना है। आप उसमें आप वहां पे रेज कर यूज कर सकते हो। और उसी रेज, देखो प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा मैं डिफरेंट कर देता हूँ। RAZE, मैंने यहाँ पे 3 दिखाया है, RISE राइज वाले, उसके बाद RAISE रेज, और थर्ड मेरा हो गया RAZE। तो ये मतलब क्या होता है, मुद्दा उठाना, क्वेश्चन पूछना। ये मतलब क्या होता है, तो आगे बढ़ना, जागना। आपको इसका तो सबको पता होगा सेंटेंस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सबसे ज्यादा फेमस है। और ये रेज मतलब क्या होता है, देखो जस्ट इसका एंटोनिम बन जाता है। इसका मतलब होता है ऊपर उठना और इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, मतलब बर्बाद करना, कोलैप्स करना। तो राइज मतलब ऊपर उठना और रेज मतलब क्या हो गया, बर्बाद करना। रेज, RAIC रेज, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। उसका मतलब क्वेश्चन पूछना, और RAZE रेज मतलब ध्वस्त करना। तो ये होते हैं कंफ्यूजिंग वर्ब्स। अगर मैं बात करूं, आप बेयर, बोर, बोर्न, BORNE एन, और एक वर्ड ये होता है, देखो प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, बेयर, बोर, बोर। एक मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, टू गिव बर्थ ऑफ, मतलब बच्चे पैदा करना। और नीचे वाले के मतलब क्या होता है, BORNE, इसका मतलब हो जाता है टॉलरेट, बर्दाश्त करना, पैसेंस। तो एक वो लेटर के कारण देखो कितना ज्यादा पूरा मीनिंग में अंतर आपको देखने को मिल गया है। और यही सारे चीज में आपको नेक्स्ट क्लास में कंफ्यूजिंग वर्ब्स जितने भी होते हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो यहाँ से लेकर मैं पॉलिटेक्निक से लेकर SSC, CGL, मेंस वगैरह जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सारे क्वेश्चन मिलाऊंगा। और आपको कंफ्यूजिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स का भी रेगुलर इरेगुलर टाइप्स होते हैं, जितने भी बेसिस बनते हैं सारे पे मैं आपको 30-40-50 क्वेश्चन आई होप करा दूंगा, आपको वर्ब्स कंप्लीट। ठीक है, ओके, चलो आज के थैंक यू लिए सर।